हेलो दोस्तों, पिछले क्लास हम लोगों ने विलियन चैप्टर में पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि वो क्या था। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यह घटना वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी लिख लेते हैं। टॉपिक की हेडिंग है राउल्ट का नियम व वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट का नियम व वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो शुरू करेंगे हम लोग राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम कई तरीकों से बोला जा सकता है और अलग अलग प्रकार के विलयन के लिए राउल्ट का नियम अलग अलग होता है। तो पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। अब फर्ज करो, कल्पना करो कि एक अवाष्पशील विलेय वाला विलयन है। मतलब कुछ इस तरह से समझ जाओ, एक पात्र है जिसमें हम लोगों ने कोई विलायक लिया है। विलायक जैसे तुम यहाँ पर जल ले सकते हो, पानी। उसके बाद उसमें एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिलाया मतलब यहाँ पर क्या डाल दिया, सपोज कि इसमें मैंने NaCl डिसॉल्व कर दिया, NaCl इन एक्वस फॉर्म, जली विलयन। अब अगर हम लोग इसको कहीं से भी हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कहाँ से दिए उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बट अगर हम लोग इसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं। अच्छा बेटा, जब हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, चूल्हे में रख दिए, इंडक्शन हीटर में रख दिए, कहीं भी रख दिए, उष्मा दे रहे हैं, तो इसका वाष्प बनेगा, है ना। और याद करो, हम लोग वो अगर पुराना वाला काम करें, यहाँ पर एक ढक्कन लगाएं और इस पर तुमको बिठा दें ऐसे, तो जो व्यक्ति है उस पर दाब लगेगा, ढक्कन पर क्या लगेगा, दाब लगेगा। तो जो यहाँ पर प्रेशर लगेगा, जो यहाँ का दाब लगेगा, उस दाब में कौन होगा? क्या उस दाब में जल के अलावा नमक के भी कण होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नमक तो क्या है, अवाष्पशील है। NaCl तो क्या है, अवाष्पशील है। क्योंकि NaCl अवाष्पशील है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी एक भी कण NaCl का नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड का नहीं होगा। तो जो भी दाब लग रहा है वो सारा का सारा कौन लगाएगा, वाटर। तो इसी तर्ज पर हम लोग इस टॉपिक को समझ सकते हैं। किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब P विलयन का वाष्प दाब है, ये विलेय या विलायक का वाष्प दाब नहीं है। जब विलेय का वाष्प दाब होता है तो Pb लिखते हैं, और जब विलायक का वाष्प दाब होता है तो Pa लिखते हैं। अगर विलयन का वाष्प दाब होगा तो उसे क्या लिखेंगे, P। अच्छा, होना तो चाहिए क्या, P इज इक्वल्स टू Pa प्लस Pb। विलेय और विलयन दोनों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। विलायक का वाष्प दाब धन धन, विलेय के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। पर क्योंकि यहाँ पर Pb 0 है तो हम लोग Pa प्लस 0 इज इक्वल्स टू Pa लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि P किसके इक्वल हो गया, Pa के। P इज इक्वल्स टू Pa इज प्रोपोर्शनल टू काई A। इस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, काई A। Pa क्या है, विलायक का वाष्प दाब, काई A क्या है, विलायक के मोल प्रभाज। राउल्ट का नियम हम यहाँ से बोल सकते हैं, किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज, काई क्या होता है, मोल प्रभाज, तो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब जब हम उसको सॉल्व करें तो Pa इज इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू काई, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। ठीक, समानुपातिक नियतांक क्लियरली दिख रहा है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है K, है ना। एक स्पेसिफिक केस लेते हैं, शुद्ध विलायक की स्थिति में। कौन सी स्थिति ले रहे हैं अभी, शुद्ध विलायक की स्थिति। अगर विलायक शुद्ध है तो Pa को हम लिख सकते हैं P0A। जो ये नॉट है, 0 है, वो शुद्धता को प्रदर्शित करेगा। तब अगर हम लोग काई A लिखें, काई A होता क्या है,
Na बाय Na प्लस NB। अगर कोई द्विअंगी विलयन है जिसमें दो अंग हैं A और B, तो उस केस में Na बाई Na प्लस NB हम लिख सकते हैं, बिकॉज विलायक शुद्ध है, NB का वैल्यू क्या होगा 0, विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी 0, तो काई A इज इक्वल्स टू Na बाई Na आ जाएगा, क्योंकि NB का वैल्यू तो 0 है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर विलायक शुद्ध हो तो P नॉट A के इक्वल होगा और काई A किसके इक्वल होगा 1 के। अब अगर हम लोग ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो इम्प्लाइज कर लो, PA की जगह लिख देंगे P नॉट A इज इक्वल्स टू K इंटू काई A की जगह क्या लिख लेंगे 1, तो K इज इक्वल्स टू क्या आ गया P नॉट A। हिंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू काई A, ऐसा लिख सकते हैं। बेटा ये राउल्ट के नियम का दूसरा कथन हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए विलायक का वास्तव शुद्ध विलायक के, 0 शुद्ध को प्रदर्शित करा, शुद्ध विलायक के वास्तव और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। एक बार फिर से, विलायक का वास्तव शुद्ध विलायक के वास्तव और विलायक के मोल प्रभाज के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। तो इसको भी हम लोग राउल्ट के नियम के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर P जो है वो PA के इक्वल है। तो अगर हम लोग इस पर बेस्ड एक कर्व खींचें, ग्राफ खींचें, ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इधर खींच लेते हैं बेटा। हम लोग इधर क्या ले रहे हैं, काई, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं काई और वाई एक्सिस में ले रहे हैं हम लोग P वास्तव को प्रदर्शित करेगा, x जो है वो काई जो है वो मूल प्रभाज को प्रदर्शित करेगा। काई की वैल्यू क्या होगी, सपोज यहाँ पर काई A की वैल्यू है 0, यहाँ पर काई A की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अच्छा, बिकॉज हम जानते हैं काई A प्लस काई B इज इक्वल्स टू 1 होता है, पहले पढ़ चुके हैं बेटा। तो काई A इज इक्वल्स टू 0 अगर हो तो काई B, इफ केस ले रहे हैं काई A इज इक्वल्स टू 0 देन काई B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, है ना। इसी तरह से अगर हम इसको 1 लिख लेंगे तो काई B की वैल्यू क्या आ जाएगी, काई B की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 0। तो जहाँ काई A 1 है वहाँ काई B क्या होगा, जहाँ काई A 0 है वहाँ काई B क्या होगा 1, और जहाँ काई A 1 है वहाँ काई B क्या होगा 0। कुछ इस तरह समझो। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर विलायक के लिए ग्राफ प्लॉट करें, विलायक के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलो, है ना। यहाँ अगर हम देख रहे हैं, देखो PA इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू काई A, इसका जो हम तुलना कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण। तो y एक्सिस में क्या आएगा PA, x एक्सिस में क्या आएगा काई A, m का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब स्लोप ऐसा होगा, ऐसा ही नेगेटिव होता है तो स्लोप ऐसा होता है। c का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, लिख सकते हैं c 0 है, इसका मतलब वो 0 से ओरिजिन से होकर के जाएगा। तो कर्व मिलेगा कुछ इस तरह का, काई A का कर्व कुछ इस तरह का मिलेगा, एक सरल रेखा का, है ना। सरल रेखा इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम देख रहे हो कि इसकी तुलना हम सरल रेखा के समीकरण से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर चलो प्रेशर मैक्सिमम हो गया, कितना हो गया P नॉट A। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PA इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू काई A। अच्छा, क्योंकि विलय अवाष्पशील है तो प्रत्येक स्थिति में चाहे विलय काई A का काई B का वैल्यू 1 हो या काई B का वैल्यू 0 हो, प्रत्येक स्थिति में जो कर्व है ये पूरे एकदम 0 से सटा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय है तो उसका कोई जो वाष्प है वो बनेगा नहीं, क्योंकि वाष्प बनेगा नहीं तो कोई दाब लगेगा नहीं। अब क्योंकि वाष्प नहीं बना, दाब नहीं लगा, इसीलिए ये सीधी लाइन ही किसको, विलय को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि ये विलय को, ये वाली लाइन विलय को प्रदर्शित कर रही है ना, और ये जो लाइन है ये विलायक को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। हमें पता है कि जो कुल दाब है वो विलायक के दाब के बराबर होगा, मतलब अगर हम लोग विलयन का ही लें तो विलयन का भी यही लाइन जो होगा वो आएगा, इसमें हम इज इक्वल्स टू P भी लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने अभी ग्राफ खींचा, ये राउल्ट के नियम का ग्राफ आएगा, किसके लिए, किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए। मेरे ख्याल से बेटा तुम लोग इसको समझ गए। किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए अगर राउल्ट का नियम हमसे पूछे तो हम क्या लिखेंगे,
है ना, किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और थोड़ा तुम चाहो तो इस तरह से स्टेटमेंट लगा सकते हो, ग्राफ खींच सकते हो। ग्राफ में क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस में मोल प्रभाज और वाई एक्सिस में वाष्प दाब को लेकर के ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, इस बिंदु को चलो अपन ओ मान लेते हैं। ठीक है, इसको चलो हम लोग मान लेते हैं कुछ भी ऐसे एम मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट एन है, तो जिसमें जो रेखा ओ एम है वो विलायक के वाष्प दाब को निरूपित कर रहा है, ओ एन जो है वो विलेय के वाष्प दाब को निरूपित कर रहा है, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है इसलिए उसका कोई वाष्प नहीं बनेगा तो दाब नहीं लगेगा। अतः विलायक का वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब को जोड़ेंगे तो लाइन कौन सी आएगी, विलायक वाली ही। अतः जो रेखा ओ एम है वही विलयन के वाष्प दाब को निरूपित करेगा। सिंपल सा है। तो इस तरह से हम लोगों ने अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसी वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट के नियम को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक है किसी वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए लॉजिक को समझे बेटा, है ना। हमें निकालना है किसी वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए, है ना, मतलब जिसमें विलेय भी क्या हो, वाष्पशील हो। जैसे पानी और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, हमें पता है कि एथिल अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो उस टेम्परेचर पर अगर हम लोग उसको पानी में घोल देते हैं तो पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग पानी को उबालेंगे तो उसमें अल्कोहल का भी वेपर निकलेगा, है ना, उसका भी वाष्प होगा, वो भी दाब आरोपित करेगा। तो इस तरह से तुम देखोगे कि उसका भी जो दाब है वो आरोपित होगा। तो इस केस में हम लोग विलयन का वाष्प दाब को अगर P से प्रदर्शित करें, P को मैं क्या लिख सकता हूँ, PA प्लस PB, और इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों वाष्पशील है। क्योंकि हम जानते हैं क्या, PA इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A इंटू काई A। पढ़े ऐसा, P इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A इंटू काई A। इसलिए क्या हम लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट B इंटू काई B। PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू काई B। अतः हम क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू लिख सकते हैं, PA का वैल्यू पुट कर दो P नॉट A इंटू काई A प्लस PB का वैल्यू पुट कर दो P नॉट B इंटू काई B। ठीक है बेटा, यहाँ तुम क्लियरली देख रहे हो वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए, वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए एक संबंध आ गया है ना। P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। P वाष्प दाब, A विलायक नॉट शुद्ध मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। A विलायक, काई मतलब मूल प्रभाज मतलब विलायक का मूल प्रभाज। नॉट शुद्ध, B विलेय, P वाष्प दाब मतलब शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। काई B मतलब B विलेय, काई मतलब मूल प्रभाज, विलेय के मूल प्रभाज, है ना। बाकी गुणनफल योगफल दिख रहा होगा। स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, किसी वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल, बीच में गुणा है देखना, गुणनफल शुद्ध विलेय के वाष्प दाब विलेय के मूल प्रभाज के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। स्टेटमेंट वहीं पर है। फिर से एक बार, किसी वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल शुद्ध विलेय के वाष्प दाब विलेय के मूल प्रभाज के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। इस तरह से हम लोगों ने राउल्ट के नियम का तृतीय कथन कह दिया। 2 कथन पहले ही बोल चुके हैं, ये तीसरा हो गया। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पर x एक्सिस में हमने ले लिया क्या, मूल प्रभाज काई, y एक्सिस में ले लेंगे क्या, वाष्प दाब P, है ना। अब यहाँ पे अगर रीडिंग लिखें तो लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, काई A इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कहीं लिख लेते हैं काई A इज इक्वल टू 1। अब तुम्हें पता है कि जहाँ काई A प्लस काई B का वैल्यू क्या होता है 1, तो अगर काई A 0 है तो काई B कितना होगा 1, 0 प्लस 1 1 होगा ना। अगर काई A 1 है तो काई B कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अच्छा अगर विलायक शुद्ध है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं काई A की वैल्यू को रख दूँ 1, इसको 1 रखेंगे तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A। काई A 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये किसको प्रदर्शित करेगा, PA को। ठीक इसी तरह से अब वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्योंकि इसकी तुलना तुम y इज इक्वल टू mx प्लस c से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अब तुम देखोगे यहाँ पे काई B 0, काई B का वैल्यू 0 रखो, PB का वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
काई बी का वैल्यू 1 रखो तो पी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, यहाँ पे पी नॉट बी लिख देते हैं। ठीक, अगर काई बी का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू पी नॉट बी आएगा। अब यार बड़ा कंट्रोवर्सी है, कुछ टीचर बोलते हैं कि पी नॉट बी पी नॉट ए से छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा बोलते हैं, कुछ बराबर होगा बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। वो तो विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। कुछ ऐसे विलेय होंगे जिनका वास्तव विलायक से ज़्यादा होगा, कुछ बराबर भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, तो सब सही है ना। बट कुछ टीचर परेशान करते हैं तो तुम टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख लेना। पी नॉट बी जनरली टेक्स्ट बुक्स में नीचे दिया रहता है। ये पी बी हो गया। अब अगर हम लोग इन दोनों लाइनों को मिला दें यूं ऐसे, तो जो आएगा वो P को निरूपित करेगा। P इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। कहीं पर भी इस कर्व में कहीं पर भी कर्व खींचना, उसके बाद कोई भी पॉइंट पर तुम अगर एक लाइन खींच लो ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसको निरूपित करेगा, पी बी को। यहाँ से नीचे तक का पूरा ये जो है वो किसको निरूपित करेगा, पी ए को। अगर तुम पी बी उठाकर पी ए के ऊपर जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, पी। यही तो बोल रहा है, पी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस बी बी। अगर हम लोग इसको स्टेटमेंट में बोलना चाहें तो चलो इसको मैं लिख ले रहा हूँ ओ, इसको एम, इसको एन, इस पॉइंट पर चलो मैं लिख ले रहा हूँ क्या, क्यू। तो रेखाखंड ओ एम जो है वो विलायक के वास्तव को, एन क्यू जो है वो विलेय के वास्तव को, और क्यू एम जो है वो विलयन के वास्तव को निरूपित कर रहा है। तो राउल्ट के नियम का ग्राफी निरूपण, अगर कुछ शब्द लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। राउल्ट के नियम को ग्राफी रूप से प्रदर्शित करने के लिए हमने एक्स अक्ष में मोल प्रभाज और वाई अक्ष में वास्तव को लेकर के वक्र खींचा है। चूंकि एक काई ए बराबर 0 मतलब विलायक की अनुपस्थिति, चूंकि विलायक की अनुपस्थिति में विलायक का वास्तव शून्य है ना। अगर काई ए 0 हो जाए तो पी ए बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि विलायक की अनुपस्थिति में विलायक का वास्तव शून्य है और शुद्ध विलायक की उपस्थिति में विलायक का वास्तव पी नॉट ए है, अतः वक्र ओ एम जो है वो विलायक के वास्तव को निरूपित करेगा। इसी तरह से चूंकि विलेय की अनुपस्थिति में विलेय द्वारा आरोपित वास्तव शून्य है और शुद्ध विलेय की उपस्थिति में विलेय द्वारा आरोपित वास्तव पी नॉट बी है, अतः वक्र एन क्यू जो है वो विलेय के वास्तव को निरूपित करेगा। चूंकि किसी भी स्थिति में विलयन का वास्तव विलायक के वास्तव और विलेय के वास्तव के योगफल के बराबर होता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम याद करो, कुल वास्तव अवयवी दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो चूंकि किसी भी स्थिति में विलयन का वास्तव विलायक के वास्तव और विलेय के वास्तव के योगफल के बराबर होता है, तो वक्र क्यू एम जो है वो विलयन के वास्तव को निरूपित करेगा। तो इस तरह से किसी वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए दाब जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो स्टेटमेंट है उसको मैंने जैसा बोला उसी तरह से तुम लोग सुन करके एक बार लिख लेना, है ना। कभी कभी बहुत, वैसे तो अभी हाल फिलहाल में नहीं पूछा, पर पहले 1-2 बार इसकी ग्राफी निरूपण को पूछा है और उसमें तुमको इसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। अब बेटा ये जो राउल्ट का नियम है इससे संबंधित 2 छोटे छोटे डेरिवेशन हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो राउल्ट का नियम और वास्तव में आपेक्षिक अवनमन में संबंध पूछा जाता है, और उसी को थोड़ा और आगे सॉल्व करने पर अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान पूछा जाता है। दोनों ही 4-4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अभी जो मैं पहला डिस्कस करूंगा वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के साथ संबंध। राउल्ट का नियम लेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म भी है। ये भी सिद्ध करेंगे कि वो अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों है इस संबंध से। चूंकि राउल्ट के नियम से क्या होता है, राउल्ट के नियम से हम जानते हैं क्या होता है बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। तुम चाहो तो इसको थोड़ा और पहले से शुरू कर सकते हो, जिसको मैं सॉल्व करके तुम लोगों को बता चुका हूँ कि पी ए जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, पी नॉट ए पी ए प्रोपोर्शनल होता है काई ए के, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट लेकर के 1-2 स्टेप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये आ गया। क्योंकि हम जानते हैं क्या, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1, जानते ही होगे। काई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, काई बी ट्रांसफर कर दो, 1 माइनस काई बी हो जाएगा। अतः अगर हम ये काई ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी हो जाएगा।
चलो गुणा कर देते हैं, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी। ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। काई बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। बेटा पी नॉट ए माइनस पी ए है क्या, पहले इस राशि को डिस्कस करते हैं। पी नॉट ए क्या, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, पी ए क्या है, विलायक का वाष्पदाब। अब हमें पता है कि जब विलायक में हम लोग कुछ मिलाते हैं तो वाष्पदाब कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, कमी है, वाष्पदाब में कमी। वाष्पदाब में कमी को क्या बोलते हैं, वाष्पदाब में अवनमन। पर जब हम लोग उसको मूल वाष्पदाब से भाग दे देते हैं, पी नॉट ए से भाग दे देते हैं, तो ये बन जाता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बोलेंगे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के। ये आ गया राउल्ट के नियम का चतुर्थ कथन। तुम राउल्ट के नियम के नाम से ये भी लिख सकते हो कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, मोल प्रभाज, अगर किसी का भी जैसे मोल प्रभाज ले लेते हैं, बी का मोल प्रभाज अगर ले तो बी के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा। मोल क्या है, तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 गुणित 10 की घात 23 कण हो, मतलब वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मोल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। मोल पर मोल प्रभाज निर्भर करता है, इसका मतलब मोल प्रभाज भी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन भी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो कणों की संख्या पर निर्भर करेगा उसे क्या कहेंगे, अणु संख्यक गुणधर्म। तो यहां से हम सिद्ध कर रहे हैं कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। अगर हमें यह पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो भी हम यही सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। चूंकि अभी हम देख रहे हैं क्या है भाई हमारा, ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए है, वो किसके इक्वल है, काई बी के। अब ये अगला डेरिवेशन हो गया है ना, इसके बाद का हिस्सा। तुम राउल्ट के नियम से यहां से ये भी लिख सकते हो ना। अब हम जो अगला डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं वो क्या है, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ये हम लोग ट्राई करेंगे इसके बाद, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे बेटा। चूंकि काई बी बराबर क्या होता है, काई बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हम जानते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसके बाद हम लोग इस डेरिवेशन को दो अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। एक तरीका है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल सही बनते हैं और कुछ गलत बनते हैं, और दूसरा तरीका है जिसमें सभी न्यूमेरिकल सही बनते हैं। तो जिसमें मैं सभी न्यूमेरिकल सही बनते हैं वो वाला बना रहा हूँ, है ना। एक में नगण्य मानना पड़ता है, एक में नगण्य मानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जिसमें नगण्य मानने की ज़रूरत नहीं होती मैं वो वाला डेरिवेशन तुम लोगों को डिराइव करके बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे टीचर भी यही वाला बताएं, बट ये पूरी तरह से सही है। तुमको कोई भी स्टेप में कोई भी गलती नज़र नहीं आएगी, और आखिरी में जितने आंकिक प्रश्न तुम बनाओगे वो सारे के उत्तर सही आएंगे, ठीक है। देख लो हम क्या करते हैं बेटा, इसको भी पलट लेते हैं, उसको भी पलट लेते हैं। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी, ठीक है। तो अब इसको अगर भाग दे दें हम, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी प्लस क्या हो जाएगा 1, एन बी डिवाइड करेंगे कट जाएगा, एक आएगा, पक्षांतर कर देते हैं। पी नॉट ए अपॉन
पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए बाई एन बी। एन ए और एन बी का वैल्यू रख देते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए अपॉन ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। हम जानते हैं मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय का भार बटे अणु भार, तो विलेय का भार बटे अणु भार लिख दी। पी नॉट ए माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस पी नॉट ए माइनस इंटू माइनस प्लस पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू ये हो जाएगा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। अब बेटा यहाँ से पी नॉट ए से पी नॉट ए क्या हो गया, कैंसिल। हमें निकालना है किसका वैल्यू, एम बी का, बाकी सब इधर पक्षांतर कर दो। तो एम बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे बच गया पी ए इंटू ये हो जाएगा एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन नीचे आ रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई। ये आ गया अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी का वैल्यू। एम बी इज इक्वल टू आ गया पी ए इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। जब भी हम लोग का अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान पूछेगा तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत सही आंसर आएगा इसमें, परफेक्ट आंसर आएगा। अगर तुम वो नगण्य मानने वाला जो ज़्यादातर स्कूल्स में सिखाया जाता है वो पुरानी युग बुक में था, तो वो अगर सीखें तो उससे कुछ अंकित प्रश्नों के उत्तर सही आएंगे, कुछ अंकित प्रश्नों के उत्तर गलत आएंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन डिराइव करते समय हम ये मान लेते हैं कि विलयन तनु है, मतलब विलेय जो है वो बहुत कम मात्रा में। अगर विलेय अत्यल्प मात्रा में ना हुआ तो उस केस में वो एन बी का वैल्यू यहाँ पर 0 मान लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एन बी तभी 0 होगा जब वो बहुत कम मात्रा में होगा, मतलब नगण्य होगा, है ना। तो उसको हम लोग लगभग 0 मान करके सॉल्व करते हैं। बस इसको एन बी 0 मान करके अगर सॉल्व करो तो यहाँ पी नॉट ए आता है, पी ए की जगह पी नॉट ए आता है, बाकी सब सेम होता है ना। तो वैसा फॉर्मूले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पी ए की जगह पी नॉट ए बस लिखना है, बाकी सब सेम है। बट फिर भी इस वाले जो फॉर्मूले है उसमें सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर आएंगे और उसमें केवल तभी आंसर सही आएंगे जब विलयन तनु होगा। अगर विलयन तनु नहीं हुआ तो वो डेरिवेशन गलत है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोगों ने राउल्ट के नियम की व्युत्पत्ति की और ये भी समझा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों है। इस चैप्टर में और अणुसंख्यक गुणधर्म भी हैं, उन्हें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले क्लासेस में।